नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी पुनर्जन्म की कहानी सुनी है? आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों, आपके परिवार में कभी किसी ने ऐसी कोई कहानी बताई हो, या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा हुआ हो जिसमें आपको सच में यकीन हो जाए कि वो पुनर्जन्म ही है? ऐसी कोई भी कहानी यदि नहीं सुनी तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूं जो सच पर आधारित है, जिसमें सचमुच में एक लड़की का पुनर्जन्म हुआ है, सचमुच में एक लड़की की मृत्यु हुई और उसका जो जन्म है, यानी कि उसकी जो आत्मा है, वो दूसरे शरीर के अंदर एक पुनर्जन्म के रूप में वापस आई। ऐसी ही एक अचंभित करने वाली कहानी बताने जा रही हूं और ये सर्टिफाइड है। ये जो कहानी है ये सत्य कहानी है। ये ये कहें कि अगर आप जैसे किसी रिकॉर्ड में रखते हैं ना किसी कहानियां, उसी तरीके से एक रिकॉर्ड में रखी हुई कहानी है। इसको सर्टिफाइड किया गया है अमेरिका के द्वारा। वहां के कुछ जो चुनिंदा लोग होते हैं जो भी इन चीजों को परखते हैं, देखते हैं, उन लोगों के द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है सुमित्रा नाम की लड़की की, जिसका जन्म होता है इटावा में और जो उसका परिवार है वो ठाकुर परिवार होता है। इटावा के अंदर एक शरीफपुरा नाम का एक प्लेस है, वहां पर इसका जन्म होता है। क्योंकि जो इसका जन्म है वो 1968 में हुआ, तो 70s की कहानी मान लीजिए। और ये मान के चलिए कि उस समय के जो गांव होते थे, जो इलाके होते थे, वो पिछड़े इलाके होते थे। वहां पर किसी भी तरह की कोई सुविधा, साइंटिफिक सुविधा आपको नहीं दिखेगी। इवन दैट पानी भरने के लिए भी कुएं पर जाना पड़ता था। वहां पर ना ही आपको कोई डॉक्टर की सुविधा मिलती थी, ना ही आपको कोई टेलीफोन की थी, किसी तरह का कोई कॉन्टेक्ट, यानी कि जो आज हमें मिलता है, जिस तरह से साइंस ने तरक्की की है, इसी तरह की कोई भी तरक्की उस टाइम नहीं थी। क्योंकि हमारा जो देश था वो इतना ये मान के चलिए कि इतना ग्रोथ नहीं किया था। हालांकि ये आजाद देश था, लेकिन 1970 तक भी उसने इतना अच्छे से ग्रोथ नहीं किया था। इतनी टेक्नोलॉजी या इतनी ज्यादा नहीं आई थी। अगर आई भी थी तो शहरों तक ही सीमित थी कुछ हद तक, लेकिन गांवों तक वो चीज नहीं पहुंची थी और गांव बहुत ही पिछड़े तरीके से जी रहे थे। अब जब सुमित्रा का जन्म होता है तो इसके जो पिता हैं, क्योंकि गांव पिछड़े हुए थे, तो कमाने के लिए कहीं ना कहीं, जिनके पास जमीन वगैरह नहीं होती थी, वो बाहर के शहरों में जाते थे कमाने के लिए, ताकि वहां कमाई कर सके, कुछ इकट्ठा कर सके पैसा, जिससे घर परिवार चल सके। ऐसे में क्या होता है, इसके पिता जो होते हैं वो दिल्ली चले जाते हैं कुछ कमाई करने। मजदूर वगैरह थे तो मजदूरी वगैरह करते थे, उस हिसाब से दिल्ली चले जाते हैं कमाने के लिए। पीछे बेटी अकेली होती थी। अच्छा, इसकी जो माता है उसकी मृत्यु हो जाती है बहुत ही जल्दी। तो इस जो सुमित्रा है, इसको इसके ताऊ के परिवार ने पाला था, उसी परिवारजनों ने पाला था। ताऊ के घर में रहती थी, वही परिवार के साथ रहती थी। लेकिन इस लड़की का जो मन है ना, हमेशा से ही उदास रहता था, क्योंकि पापा इसके बाहर रहते थे और माँ की मृत्यु हो चुकी थी। अपने दिल का हाल किससे बांटती, कैसे बांटती, तो कहीं ना कहीं उदास रहती थी, अकेलापन बहुत महसूस होता था। इसी बीच जब ये लगभग 13 साल की हुई तो इसकी शादी कर दी गई। जो शादी कर दी गई तो उस व्यक्ति का जो नाम है वो है जगदीश, उसके साथ शादी कर दी गई। शादी करने के बाद इसका जो पति है वो भी कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में नौकरी करता था बाहर के शहर में, जो भी आसपास का शहर होता था वहां जाकर नौकरी करता था। नौकरी करने के लिए शहर आ जाता था। फिर से वही बात, फिर से सुमित्रा अकेली पड़ गई, घर में उदास रहने लगी। कुछ समय के बाद 1984 के अंदर इसने एक बेटे को जन्म दिया। अब इसे लगा कि शायद मेरा कोई साथी आ गया है, जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ, जिसके साथ मैं खेल सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ, अपने दिल का हाल बता सकती हूँ। एक साथी जैसा मतलब उसको महसूस हुआ कि मेरी औलाद आ गई है, मेरा बच्चा आ गया है। तो उसके साथ बहुत प्यार करती थी, अपने हर वक्त सीने से लगा के रखना, कहीं आना जाना तो उसी के साथ खेलते रहना, बतियाना। हालांकि शादी करने के बाद इसके सास ससुर भी घर में थे, लेकिन सास ससुर से घूंघट वगैरह करती थी तो इतना खुलकर नहीं बात होती थी। ठीक है, उन्होंने कहा तो वो काम कर दिया, बस इतना ही था, लेकिन किसी से खुल के बात नहीं की। हाँ, पति इसको बहुत प्यार करता था, ये बात था, लेकिन पति कमाने के चक्कर में बाहर शहर में रहता था, तो कभी कभी आता था। अब लगभग 5 महीने का बच्चा हो जाता है। 5 महीने उसके दौरान एक घटना होती है इसके साथ। 5 महीने जब बच्चा हो जाता है, एक दिन बच्चे को लेकर कुएं के पास गई, वहां जाके पानी भर रही थी। अचानक से वापस लौटते हुए इसको एक तरह का दौरा पड़ता है। दौरा इस तरीके का पड़ता है कि इसका शरीर अकड़ जाता है,
क्योंकि एक हाथ में इसका बच्चा था तो वो हाथ तो वैसे की ऐसा रहता है, लेकिन एक हाथ ऊपर हो जाता है और ऊपर की जो उंगलियां होती हैं वो पीछे की ओर सारी मुड़ जाती हैं और जो आंखें होती हैं वो गोल 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 घूम रही होती हैं, आकाश में देखकर वो गोल 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 घूम रही होती हैं। इसकी जो हालत होती है वो साथ साथ ये बहुत बुरी तरीके से दांत किटकिटा रही होती है और बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश कर रही होती है। इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती लेकिन बोलने की कोशिश कर रही होती है। इस तरह की जो चीख और इस तरह की आवाजें जो आती हैं, इसी भी जो बच्चे को पकड़ रखा होता है तो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, घुटन हो जाती है उसको, वो रोने लग जाता है। जब रोने की आवाज आती है तो आसपास की जो महिलाएं पानी भरने आती हैं वो भागती हैं, देखती हैं क्या हुआ। देखता तो इसकी ये हालत होती है सुमित्रा की। इस हालत को देखकर लोग घबरा जाते हैं। हर किसी के हाथ से पानी की वो मटकी छूट जाती है। सुमित्रा के हाथ से भी मटकी छूट गई थी जब उसको ये दौरा पड़ा, तो शायद उस वक्त लोग बहुत घबरा जाते हैं। किसी ने आवाज भी लगाई लेकिन इसने आवाज, क्योंकि ये उस वक्त अपने होश में थी ही नहीं, किसी को भी इसकी आवाज सुनाई नहीं दी। तो सुमित्रा को लगभग 5 मिनट तक ये सब दौरा पड़ता रहा। उस दौरे के बाद लोगों को लगा शायद इस पर, क्योंकि गांव का माहौल था तो उनको लगा कि शायद कोई भूत प्रेत का साया वगैरह आ गया है, क्योंकि उस वक्त ये चीजें थोड़ी ज्यादा चलती थी। लोग सोचते थे कि शायद कोई तांत्रिक वांत्रिक के तरीके से कोई भूत प्रेत का साया आ गया होगा, इस तरह की। तो लोग ज्यादा पास गए नहीं इसके। 5 मिनट तक उन्होंने देखा कि उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई। फिर उसके बाद जब इसने पलट कर देखा, लोगों को कहा कि भी लोग सब मुझे देख क्यों रहे हैं, उन्हें पूछने की कोशिश की अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं करके उन्होंने बात टाल दी। लेकिन इसको लगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है यहाँ पे। वही जो बर्तन गिर गया तो उस बर्तन को उठाया और दोबारा से पानी भरा और घर की तरफ चल पड़ी। अब उसके मन में एक सवाल था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है आज जो मुझे बता नहीं रही। दिमाग में बातें घूम रही थी। इस घटना के 2-3 दिन बीत जाते हैं और फिर से इसे यही दौरा आता है। इस दौरे के दौरान फिर से वही चीज होती है, हाथ मुड़ जाते हैं। इस वक्त बेटा उसके साथ नहीं था तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ मुड़ जाते हैं, उसकी उंगलियां मुड़ जाती हैं और आंखें घूमने लग जाती हैं और अकड़ जाता है शरीर पूरा के पूरा और दांत किटकिटाने लगते हैं और बहुत जोर से आवाजें निकलने लगती हैं मुंह से, जो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तो ये सब चीजें जो हो रही थी ये इसके रसोई घर में खड़ी थी तब हो रही थी। और अचानक से जब इसने सास ने देखा तो सास भी घबरा गई तो ससुर भी घबरा गया देखकर, और पड़ोसी भी आवाज सुनकर डर के मारे यानी कि आ गए। लोगों ने भी देखा, आवाजें सबने लगाई लेकिन किसी को भी जो किसी की भी आवाज थी वो सुमित्रा तक नहीं पहुंच रही थी, उसके दिमाग तक वो चीज नहीं जा रही थी। कोई ना कोई, कहते हैं ना जब ऐसी चीजें होती है तो कोई ना कोई वायरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है माइंड के अंदर, तो कुछ ऐसा था जिसकी वजह से सुमित्रा को उनकी आवाजें नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद ये लगा लीजिए लगभग ये चीज 10 से 15 मिनट तक चलती रही। सुमित्रा ऐसे की ऐसी रही और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको जाके पकड़े या कुछ करे। हर किसी को डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ कर ना दे या इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया ना हो। लगभग डरने वाली बात थी इस तरह की। तो सुमित्रा 10 से 15 मिनट ये करती रही और उसके बाद अपने आप होश में आई, अपने आप ठीक हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक आम इंसान होता है, जैसे हम आप होते हैं वैसे हो गई। उस पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उनको देखकर थोड़ा घबरा गई, क्या हुआ, मुझे कुछ हुआ था क्या हुआ था, बताइए आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं, वही क्वेश्चन करती, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया। अब इस घटना के बाद इसके पति को बताया गया कि पति आप वहां से आ जाओ, मतलब ऐसे कहा गया कि आप वहां से आ जाओ और ऐसे ऐसी बातें हो रही हैं। पति जब आया तो तब तक तो नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही पति जब आया तो उसी के 2-3 दिन के बाद फिर से इसको ऐसा दौरा पड़ा और पति ने इस बार ये दौरा देखा तो पति भी बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने सोचा कि शायद कुछ बीमारी है, वैद्य वगैरह को बुलाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, देखते हैं, बात करते हैं, सब कुछ। तो पति भी इसी तरीके से घबरा गया। वैद्य को जब बुलाया तो वैद्य ने बताया कि नहीं, सुमित्रा को तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई बीमारी भी नहीं है, इंटरनली भी कोई दिक्कत नहीं है इसको, सब कुछ ठीक है। क्योंकि वैद्य ही चलते थे तो वैद्य ने अपने तरीके से बता दिया चेकअप करके। अब पति ने सुमित्रा को जब वो होश में थी उसको सारी बात बताई कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है। इस बात को लेकर सुमित्रा के मन में आया कि कहीं मैं अपने बच्चे को ही हार्म ना पहुंचा दूं, कहीं उसको ही परेशान ना कर दूं। तो उसने अपने बच्चे से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कर ली। लगभग 5 महीने तक ये पूरा की पूरा जो चक्र था इस तरह से, मतलब लड़की का अकड़ जाना और इस तरह से आंखें घुमाना सुमित्रा का, ये सब चलता रहा। 5 महीने तक लगभग यही चीज चलती रही। 5 महीने के बाद 16 जुलाई 1985 को फिर से सुमित्रा को यह दौरा पड़ा। अब इस बार ये जो दौरा पड़ा था ये थोड़ा सा एक्टिव दौरा था, यानी कि इस वक्त सुमित्रा कुछ ना कुछ बोल पा रही थी,
चीजें वही थी, वही कंपकपाती जबान थी, वही कंपकपाती जो दांत थे किड़किड़ा रहे थे, वही आंखें घूम रही थी, वही हाथ पीछे की ओर मुड़े हुए थे सारे दोनों के दोनों हाथ, और शरीर अकड़ा हुआ था। लेकिन इस बार वो कुछ बोल पा रही थी, और जो बोल रही थी वो एक ऐसी लाइन थी जिसे सुनकर सारे अचंभित हो गए, घर के परिवार के सभी लोग। और वो बोल रही थी कि 19 जुलाई, आज से 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। जब उसको होश आया तो उसे नहीं पता था कि उसने क्या कहा। उसके पति उसके पास आया, उसने धीरे धीरे उससे बात करनी शुरू की, उसको बताया कि तुम्हारे साथ ये हुआ और तुम कुछ कह रही थी, क्या तुम्हें याद है तुम कुछ कह रही थी? उसने कहा मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो उसने बताया कि तुमने अपने मरने की बात कही है कि तुम 19 जुलाई को मर जाओगी। इस बात को लेकर सुमित्रा के दिमाग में मतलब एक डर सा पैदा हो गया, और वो डर के कारण वो ना तो किसी से ढंग से बात कर पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी, ना कुछ खा पा रही थी। ये बात उसके घर कर गई थी मन के अंदर। जब 19 जुलाई का दिन आता है तो सुमित्रा अपने बेटे से दूर रहती है, अपने घर परिवार के हर काम से दूर रहती है। उसको लगता है कि मैं ऐसा आज कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हो जाएगी। ना गैस के पास, ना चूल्हे के पास जाऊंगी, ना ही पानी भरने जाऊंगी कुएं के पास, ना ही बाहर जाऊंगी, घर के अंदर रहूंगी। इस तरीके से जब वो काफी समय तक घर के अंदर रहती है, दोपहर तक हो जाता है, शाम तक हो जाती है, तो उसको थोड़ी घुटन होने लगती है। वो सोचती है चलो बाहर दरवाजे तक तो खड़ी हो जाऊं। दरवाजे तक खड़ी होती है, उसकी एक फ्रेंड आती है बाहर, उसको आवाज लगाती है और फ्रेंड से बातें करने लगती है। बात करते करते सुमित्रा को फिर से वही दौरा आ जाता है। इस बार जो दौरा था उसमें ना तो उसके दांत किड़किड़ाते हैं, ना ही उसकी आंखें घूमती हैं। उसकी आंखें फटी की फटी, खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, अकड़ जाता है पूरा शरीर। और इस बार हाथ वही की वही पोजीशन, सीधा खड़े होते हैं, उंगलियां नहीं मुड़ती हैं। और इस वक्त लगता है कि शायद अब उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, लगता है कि शायद उसकी मृत्यु हो ही जाएगी। वही बात बनती है, उसे अंदर कैसे तैसे लाया जाता है, वैद्य को बुलाया जाता है और वैद्य कहता है कि इसके दिल की धड़कन नहीं चल रही है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का नाम सुनते ही पूरे घर में और घर परिवार के आसपास पड़ोस में सब जगह शोक फैल जाता है। शोक फैलने के बाद सभी जिस तरीके से जैसे दाह संस्कार की जो क्रियाएं होती हैं, जो उससे पहले रीति रिवाज थे, वो सारे निभाने शुरू हो जाते हैं। जैसे महिला अगर किसी विवाहित महिला की जब मृत्यु होती है तो उसको सजाया जाता है, उसको संवारा जाता है, उसको नहलाया जाता है। महिलाएं आती हैं और वही प्रक्रिया कर रही होती हैं, उसको श्रृंगार कर रही होती हैं, उसको नहला धुला कर तैयार कर रही होती हैं, क्योंकि उसको दाह संस्कार जो उसका करना था, तो इस वजह से वो तैयार वगैरह कर रही होती हैं। और तैयार करते करते सुमित्रा के साथ फिर से वही काम होता है। सुमित्रा की आंखें घूमने लगती हैं, हाथ पूरे मुड़ जाते हैं, दांत किड़किड़ाने लगते हैं, और इस बार वो बहुत ज्यादा एक्टिव तरीके से ये काम करती है। ये सब देखते ही सभी महिलाएं एक एक करके चिल्लाकर बाहर आने लगती हैं उस कमरे से, और चिल्लाते हुए बाहर आ जाती हैं, उसको छोड़ आती हैं अकेली। जब बाहर कोई पूछता है कि क्या हुआ, तो उसने जो पहली महिला आई थी, उसने बताया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हो गई है। तो ये सब सुन के सबको लगा कि शायद वो वापस जिंदा हो गई है। वैद्य को बुलाया जाता है, वैद्य उसे चेक करता है। वैद्य कहता है कि हाँ, उसके दिल की धड़कन चल रही है, उसकी नसें काम कर रही हैं, यानी कि सुमित्रा दोबारा जिंदा हो चुकी है। अब जिंदा हो चुकी है तो उसके बाद उसको फिर से जब दौरा उसका खत्म होता है, वो शांत होती है। अब वो उठ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम सब ये सब क्या कर रहे हो, ये क्यों मुझे नहलाया श्रृंगार किया जा रहा है, वगैरह वगैरह इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। सब कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। पति भी कहीं ना कहीं रो रहा होता है, उसको खुशी तो होती है लेकिन रो रहा होता है कि सिचुएशन क्या होती जा रही है घर की, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें होने शुरू हो जाती हैं। अब जब सुमित्रा उठ जाती है तो पति खुशी के मारे उसे गले से लगा लेता है। जैसे ही गले से लगाता है, सुमित्रा उसे झटक देती है, उसे दूर कर देती है कि क्या कर रहे हो, तुम एक पर स्त्री को इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते। यानी कि सुमित्रा अपने आप को उसकी पत्नी नहीं बता रही है, पर स्त्री बता रही है। तुम एक दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे कोई पति नहीं हो, दूर हो जाओ। ये बात सभी लोग देख रहे थे। इस बात पर जैसे सास ससुर परिवार वालों ने कहा कि क्या हुआ है वैद्य जी से, तो वैद्य कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसे समय दीजिए, शायद इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे जो झटका लगा है या जो इसे हुआ है वो शायद इसके दिमाग पर असर कर गया है, इसलिए कुछ वक्त दीजिए और इसे शांत होने दीजिए। वही बात है, 3 महीने लगभग शांति के उसे दे दिया जाता है। शांति का मतलब वो घर में रह रही है, सब कुछ कार्य कर रही है, लेकिन ना तो वो अपनी सास को सास मान रही है, ना ससुर को ससुर, ना पति को पति, और ना ही अपने बच्चे को बच्चा मान रही है। इवन वो अपने बच्चे को प्यार तक नहीं कर रही, बच्चे को देख तक नहीं, उसको उठा तक नहीं रही। लेकिन इस 3 महीनों के अंदर वो एक ऐसा काम करती है जिसे देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। 3 महीने वो घर में रहती है, खाती पीती सब कुछ करती है, और इस 3 महीनों में वो एक लेटर डेली लिखती है एक पते के ऊपर,
और इस लेटर को पोस्ट करने के लिए भी वो अपने पति को देती है, जो कि वो उसे कहता है वो उसका पति है। वो मानती नहीं कि वो पति है, लेकिन फिर भी उसको लेटर देती है कि इसे जाके पोस्ट कराओ। पति डेली डाक खाने में पोस्ट कराता है। लेकिन इस बीच में सभी सब परिवार वाले ये हैरान होते हैं कि सुमित्रा को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो कैसे एक लेटर लिख रही है, एक पत्र लिख रही है। और क्योंकि वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसका पति पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसे पता नहीं था वो क्या लिख रही है। अब यही लेटर लिखते लिखते 3 महीने बीत जाते हैं। 20 अक्टूबर 1985 को एक व्यक्ति उसी गांव में आता है। इनका पता ढूंढते ढूंढते इस लड़की का, यानी कि वो अपने पहचान बताता है कि तुम्हारे गांव में कोई लड़की है जिसको ऐसे दौरे पड़ते हैं, ऐसा सब कुछ होता है उसके साथ, मुझे वो रोज पत्र लिखती है, वो कहाँ रहती है। लोग उसको बताते हैं, वो उसके घर तक पहुंच जाता है। वहां जाकर वो उसके सास ससुर और उसके परिवार वालों से बात करता है और बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे लेटर आ रहे थे, तो मैंने सोचा जाके विजिट ही कर लूं, वो पता कर लूं कौन है। वो अपना नाम बताते हैं, राम सिया त्रिपाठी। जैसे ही वो अपना नाम बताते हैं, सुमित्रा अंदर से भाग कर आ जाती है और गले लगा लेती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता सुमित्रा ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन बहुत देर तक वो बहुत रो रही होती है और चिपक कर रो रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे तैसे राम सिया जी अपने आप को संभालते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि बेटा एक बार बताओ तो सही, कौन हो तुम। आराम से उसको फिर अलग करते हैं कैसे तैसे करके, और फिर उससे बैठकर पूछते हैं कि तुम कौन हो और क्यों मेरे से इतने चिपक रही हो। तो कहती है सुमित्रा कि पापा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी बेटी हूं। वो कहते हैं तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मेरी बेटी की शक्ल तो तुमसे मिलती नहीं है, तो तुम मेरी बेटी कैसे सकती हो। कहते पापा मैं शिवा हूं, आप ही की बेटी हूं। तो कहते हैं अच्छा तुम मेरी बेटी हो ना। इस बात को सुनकर सभी हैरान तो हो जाते हैं। अब राम सिया जी बैठते हैं वहां पर, एक कमरे में बैठते हैं और अपने साथ एक ब्रीफकेस आते हैं, उसमें कुछ सामान होता है। तो कहते हैं अगर तुम मेरी बेटी हो ना, तो मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाऊंगा और तुम पहचानना, अगर तुम पहचान गए तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरी बेटी हो। वो एक साथ में अपनी एक एल्बम लेके आए हुए होते हैं। वो एल्बम जो होती है वो उनकी बेटी शिवा की शादी की एल्बम होती है। अब वो जब एल्बम खोलते हैं तो उसे पहचानने को कहते हैं। वही बात है, अब क्योंकि वो शिवा ही थी इस वक्त, तो वो सबको पहचान लेती है। पिता को पहचान लेती है, माता को पहचान लेती है, अपने भाइयों को पहचान लेती है, अपने बेटों को पहचान लेती है, अपने पति को पहचान लेती है। लेकिन फिर एक तस्वीर आती है, उस पर उसका हाथ रुक जाता है। जब उसके पिता यानी कि जो राम सिया जी होते हैं, वो उसे पूछते हैं कि तुम इस पे रुक क्यों गई, बताओ ये भी कौन है। तो कहती है कि वो घबरा कर, जैसे घबरा जाती है, वो घबरा कर कहती है ये मेरी ननद है और ये वही है जिसने मेरे सर पर पत्थर मारा था और मुझे मार दिया था। जैसे ही वो ये बात बताती है, राम सिया जो व्यक्ति हैं वो अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लग जाते हैं। रोते हुए जब सभी पूरे परिवार उसका हैरान हो जाता है और फिर वो उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, हमें बताइए तो सही। फिर राम सिया जी बैठते हैं और उनको पूरी कहानी बताते हैं। ये जो कहानी मैं बता रही हूं ना, ये एक्चुअली में तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म हो, जैसे कोई एक फिल्म का सीन चल रहा है, फिल्म की कहानी बताई जा रही है और नकली सी लगती है, लेकिन ये सच है। ये इटावा की कहानी है, यूपी की कहानी है ये, और ये वहां के गांवों की कहानी है जो कि प्रूफ कर दी गई है कि ये सत्य है। अब राम सिया त्रिपाठी अपनी पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि 24 अक्टूबर 1962 को मेरे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से हैं, मेरी बेटी का नाम शिवा पड़ा और मेरी बेटी को मैंने इतना पढ़ाया लिखाया कि उसको लेक्चरर बनाया। वो ग्रेजुएट है और बहुत पढ़ी लिखी है। लेकिन 1983 के अंदर मैंने उसकी शादी कर दी और जिस व्यक्ति से मैंने उसकी शादी की उसका नाम था छेदीलाल। उसके घर में परिवार में उसकी सास ससुर वगैरह ननद वगैरह सभी थे, ननद कुंवारी थी। अब होता यह है कि जो उसको परिवार मिला था ना, क्योंकि पढ़ी लिखी बहुत थी, तो उसका परिवार जो है ससुराल परिवार, वो इस मेरी बेटी से बहुत चिढ़ता था। उसके इतने गुणों को देखकर वो उनको बहुत चिड़न होती थी, जिस वजह से वो बार बार उसको प्रताड़ित करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। उसकी ननद बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा घर में करती थी और साथ के साथ वो मुझसे दहेज बहुत मांगते थे। बार बार मेरी बेटी को तंग करते थे कि वो जाकर दहेज लेकर आए। ऐसे में एक दिन ननद के साथ झगड़ा होता है और ननद इसके सर पर पत्थर मार देती है, इसको मार देती है। अचानक से 18 जुलाई 1985 को मेरे पास मेरे ही संबंधी खबर लेकर आते हैं कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है और ये बताते हैं कि मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। जब रेलवे ट्रैक पर जाकर उसकी जो लाश मिलती है, उसको जब चेक करवाया जाता है तो देखा जाता है कि उसकी जो लाश है उस पर चोट का निशान तो है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई का कोई कटा फटा का निशान नहीं है। क्योंकि अगर रेलवे ट्रैक पर गिरी है तो कहीं ना कहीं कटी तो होगी, लेकिन वो कटी हुई कहीं से नहीं थी। तो इससे हमें शक हो जाता है।
लेकिन क्योंकि हम इसकी कोई जांच करवाते हैं उससे पहले ही मेरी बेटी का दाह संस्कार कर दिया जाता है। और जब मैं ये केस फाइल करता हूं तो धीरे धीरे इसके जो परिवार वाले हैं वो सभी जमानत पर छूटते चले जाते हैं, सभी ससुराल वाले छूटते चले जाते हैं क्योंकि कोई सबूत नहीं मिल पाता। इधर से 18 जुलाई को इसकी मृत्यु हो जाती है और उधर 80 किलोमीटर की दूरी है लगभग इनके दोनों के गांवों की, और वहां पर सुमित्रा भविष्यवाणी कर देती है कि 19 जुलाई को मेरी मौत होगी। यानी कि सुमित्रा की जो मृत्यु होती है वो शिवा का एक तरह से जन्म होता है। जी हां, यहां शिवा के पुनर्जन्म सुमित्रा के रूप में अब बात कही गई है। अब वही बेटी जो शिवा के रूप में मर चुकी है, वही उसी की जो आत्मा या ये कहें उसका जो पुनर्जन्म होता है वो सुमित्रा के रूप में सुमित्रा के अंदर वास करता है। उसके बाद जब ये सारी बातें खुल जाती हैं तो शिवा अपने पिता को कहती है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। वही शिवा चाहती है, अपने बच्चों से मिलती है, लेकिन वहां जाकर वो ये सोचती है कि मैं अपने ससुराल परिवार क्यों जाऊं, क्योंकि उन्होंने तो मुझे भुला ही दिया होगा, उन्होंने तो वैसे भी मुझे मारने की कोशिश की है, तो उनके मन में मेरे लिए प्रेम तो रहा नहीं होगा। इधर वो ये सोचती है कि सुमित्रा का जो परिवार है वो कितना अच्छा परिवार है, उसका जो पति है वो उससे कितना प्रेम करता है। ये कुछ भी हो लेकिन ये शरीर तो सुमित्रा का ही है। अगर मैं शिवा हूं लेकिन ये मेरी शक्ल सुमित्रा की है तो मैं सुमित्रा भी तो रह ही सकती हूँ। तो वो अपने इस जो परिवार होता है उसको एक्सेप्ट कर लेती है और वो सुमित्रा के पति यानी कि उन सबके साथ रहना शुरू कर देती है। अपने उन्हीं दोनों बच्चों को जो टिंकू और मिंकू नाम से जो बच्चे होते हैं उनको वहीं ले आती है और सुमित्रा के पति के साथ सभी राजी खुशी रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे ये खबर मीडिया में पहुंचती है, जैसे जैसे खबर ये बाहर विदेशों तक पहुंचती है कि ऐसे से एक पुनर्जन्म की कहानी है, तो अमेरिका के कुछ जो जाने माने लोग होते हैं जो इन चीजों पर रिसर्च करते हैं वो आते हैं और वो आकर यहाँ पर आकर सारे सबूत जुटाते हैं। सबकी हैंडराइटिंग देखी जाती है, शिवा की, सुमित्रा की, और चेक की जाती है। छोटे छोटे जितने भी सबूत मिलते हैं उनको, फोटो से लेकर हर चीज तक, हर चीज को वो चेक करते हैं, जांच करते हैं और फिर ये फाइंड करते हैं कि सचमुच ये पुनर्जन्म की कहानी है। ये एक लड़की की जो आत्मा जो मर चुकी है वो दूसरी लड़की की उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये एक तरह से पुनर्जन्म है। हालांकि एज चाहे शरीर चाहे बड़ा होगा लेकिन उस आत्मा का प्रवेश करना, उस पुनर्जन्म का होना, ये बहुत बड़ा अचंभित करने वाला था। और वो ये भी कहते हैं कि ये सर्टिफाइड है, ये एकमात्र पूरी दुनिया में ऐसा केस हुआ है। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है और इसको सर्टिफाइड कर दिया जाता है। उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ चल रही होती है सुमित्रा की और 1998 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके 2 साल के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है। वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना काम धंधा जिस तरीके से है वो आज की डेट में कर ही रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी घटनाओं पर आपके क्या विचार हैं ये हम जरूर जानना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।